Hello everyone and welcome to the wonderful session of collision. So from today onward we are going to discuss something called oblique collision in this case. But before moving to that, उसमें जाने से पहले थोड़ा सा हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं और न्यूमेरिकल डिस्कस करने के बाद फिर आ जाएंगे हम ऑब्लिक कोलिजन के सिचुएशन पे। ऑब्लिक कोलिजन जैसा कि अभी आप सिचुएशन देख रहे हैं इस केस में, यहाँ पे क्या है सर, ऑब्लिक कोलिजन का मतलब हमें आज पढ़ना है कि किस तरह से बेसिकली ये सरफेस के साथ टकराया और अलग डायरेक्शन में यदि मूव किया तो फिर ऐसे कोलिजन को ही ऑब्लिक कोलिजन बोलेंगे और इसी से रिलेटेड फार्मूले की कहानी पढ़ना है। बट उसके पहले हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि हमने 1D कोलिजन में सिचुएशन पढ़ लिया था उससे रिलेटेड। ओके, तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी ये वाला कोलिजन हमने लास्ट डे भी पढ़ा था। लास्ट डे हमने दो फार्मूले आपको बताए थे कि कोई भी यदि सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर कोई एक बॉल यदि हिट किया और ये इस तरह से नीचे आया और जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉल हैज़ वेलोसिटी u, यानी कोई एक बॉल है जो u वेलोसिटी से यदि ग्राउंड को हिट किया और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यदि e है तो वो कितने ऊपर उठेगा, कितनी वेलोसिटी से, उसका वेलोसिटी हो जाएगा v1, यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, और उसका फार्मूला होगा e टाइम्स u। e टाइम्स u मतलब e का पावर 1 है। उसी तरह सेकंड टाइम जब कोलाइड होगा फिर ऊपर उठेगा तो उस सिचुएशन में उसका वेलोसिटी हो जाएगा e स्क्वायर u। तो हमने यहाँ पे जनरल फार्मूला लिखा था, जनरल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ कोलिजन या वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन, यानी फर्स्ट कोलिजन के बाद कितने वेलोसिटी से ऊपर उठेगा, सेकंड के बाद कितने से ऊपर उठेगा। तो उसी तरह से nth कोलिजन के बाद जो ऊपर उठेगा बॉल उसका हो जाएगा e टू द पावर n इंटू u। ये था हमारा फार्मूला ऑफ वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन। उसके बाद यदि हाइट की बात करें, यानी पहले केस में यदि बॉल देखें तो ये h हाइट से नीचे गिरा, फिर h1 तक ऊपर उठा, h1 नीचे आया, फिर h2 ऊपर उठा, h2 नीचे आया, h3 ऊपर उठा, h3 नीचे आया। तो इस तरह से यदि हमने बोला फोर्थ कोलिजन या फिफ्थ कोलिजन या nth कोलिजन में कितने हाइट तक ऊपर उठेगा, तो हाइट का फार्मूला हमने लिखा था hn इक्वल टू e टू द पावर 2n इंटू इनिशियल हाइट। तो ये हमारा फार्मूला था हाइट आफ्टर nth कोलिजन, ये था वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन और ये है हाइट आफ्टर nth कोलिजन। तो इसी से सिचुएशन से रिलेटेड हम यहाँ पे अभी क्वेश्चन देखेंगे। सो विल टेक द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिचुएशन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बॉल h हाइट से नीचे गिरा, ओके, और टोटल डिस्टेंस कितना होगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दैट बेसिकली वी नीड टू फाइंड। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यदि डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो वो बहुत ईजी होता। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियली बॉल ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यहाँ से जहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ से हमने ड्रॉप कर दिया और फाइनली वो ऑसिलेट करते करते या बोलेंगे यहाँ पे टकराने के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन होगा और उसके बाद फाइनली ये रेस्ट में आ जाएगा, यानी फाइनली बॉल समवेयर यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया बॉल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यदि पूछा होता तो डिस्प्लेसमेंट तो h ही है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच में जो डिस्टेंस है। बट यदि मान लो डिस्टेंस पूछा है इस केस में, डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले ये h नीचे आया, फिर h1 ऊपर गया, h1 नीचे आया, h2 ऊपर गया, h2 नीचे आया, h3 ऊपर गया, h3 नीचे आया। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस कितना होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन के बाद, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑब्वियसली हमें गिवन है यहाँ पे e, और ये ग्राउंड के साथ हिट कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि इस केस में टोटल टाइम कितना होगा, सॉरी टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा। तो वो हम डायग्राम से ही लिख सकते हैं। इस केस में टोटल डिस्टेंस कवर्ड का यदि हम फार्मूला लिखने जाएंगे तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड जिसने बॉल ने कवर किया उसको s बोल रहे हैं। सो s इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो s को यदि हम h के टर्म में लिखेंगे तो h, पहले h नीचे आया तो h हो जाएगा, फिर h1 ऊपर गया, h1 नीचे आया, मतलब ये हो गया 2 टाइम्स h1। उसी तरह से फिर h2 ऊपर गया, h2 नीचे आया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स h2, और ऐसे ये चलते जाएगा। उसी तरह 2 टाइम्स h3, ऐसे ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिजन होगा, तो अप टू इन्फिनिटी ये चलते जाएगा। अब ये जो सिचुएशन हमें दिख रहा है इसमें हम जस्ट h का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और h का जनरल फार्मूला क्या है, हाइट आफ्टर nth कोलिजन
ये फार्मूला है e का पावर 2n इंटू इनिशियल हाइट। सो वी कैन यूज दिस फार्मूला हाइट आफ्टर nth कोलिजन। तो सबसे पहले इनिशियल हाइट हमारा h है, तो उसको कुछ करना ही नहीं है। दूसरे टाइम्स में h1 है, यानी n के जगह पे 1 ले लेना है। तो ये उसी तरह सेकेंड टर्म में देखेंगे तो h के जगह h2 है, तो यहाँ पे n के जगह 2 ले लेंगे। तो फार्मूले में यदि सब्सटीट्यूट करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ये मेरा कितना हो जाएगा वही लिख रहे हैं, व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस। ओके, तो s लिख रहे हैं, s है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये हो जाएगा h प्लस 2 टाइम्स h1, और h1 की वैल्यू इस फार्मूले से लिखेंगे, n की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2n, n की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2, और ये हो गया h प्लस ये h1 की वैल्यू लिखे हैं। उसी तरह 2 टाइम्स h2, n के जगह 2 पुट करेंगे तो e का पावर 2 इंटू 2 दैट इज 4 हो जाएगा, सो e टू द पावर 4 इंटू h। उसी तरह थर्ड टर्म में यदि देखेंगे तो 2 टाइम्स h3 यानी n के जगह 3 पुट कर लेना है, तो e टू द पावर 6 इंटू h हो जाएगा, और ये ऐसे चलते जाएगा, दिस विल कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी, ऐसे चल रहा है। ओके, अब यहाँ से सेकेंड टर्म से हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये h को रहने देते हैं। इसके बाद सभी पैरामीटर में 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, और क्या कॉमन है, ई स्क्वायर भी सभी में कॉमन है, इवन पावर है, और h भी सभी में कॉमन है। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, सेकेंड टर्म से हमने कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया, ई स्क्वायर कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बच जाएगा प्लस। अब इसमें से हमने ई स्क्वायर कॉमन लिया है, बट है e टू द पावर 4, इसका मतलब ई स्क्वायर बचेगा। इसमें से ई स्क्वायर कॉमन लिया है, बट है e टू द पावर 6, इसका मतलब e टू द पावर 4 बचेगा, तो ये ऐसे चलते जाएगा। अब थोड़ा इसको यदि ध्यान से देखा जाए, ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये जो हमारा बन रहा है टर्म, दिस इज अ इनफाइनाइट जीपी सीरीज, जिसमें कॉमन रेशियो, जीपी सीरीज आपको पता होगा, कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो मतलब होता है सेकेंड बाई फर्स्ट, थर्ड बाई सेकेंड, फोर्थ बाई थर्ड, या फिफ्थ मतलब एक आगे वाला टर्म डिवाइडेड वाला पीछे वाले टर्म, ओके, या सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, उसी को कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे यदि कॉमन रेशियो निकालेंगे तो इस केस में ऑब्वियसली कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर बाई 1 या फिर e टू द पावर 4 डिवाइड बाई स्क्वायर, तो कॉमन रेशियो इस केस में आ जाएगा 1, तो कॉमन रेशियो की वैल्यू है e टू द पावर 2। और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है 1, तो फर्स्ट टर्म को जीपी में a से लिखते हैं, जीपी सीरीज में, तो a इक्वल टू है 1 और e स्क्वायर है कॉमन रेशियो को r से लिखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए इसको समेशन ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज ये होता है फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस r, ये ऐसा फार्मूला है। ओके, तो इस फार्मूले को बेसिकली हमें अप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज द फार्मूला ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज। ये जो फार्मूला लिखे हैं ये किसका फार्मूला है सर, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज। ओके, ये फॉर्मूला होता है, ए का नाम है फर्स्ट टर्म, आर का नाम है कॉमन रेशियो, तो वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड ये हो जाएगा h, फिर हो जाएगा प्लस 2e स्क्वायर h, और ये पूरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 1 है, डिवाइड बाई 1 माइनस r, कॉमन रेशियो कितना है अभी के लिए, e स्क्वायर, कॉमन रेशियो की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला है, तो e स्क्वायर हो गया। ओके, अब दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों टर्म मतलब ये टर्म और ये टर्म, दोनों में से h कॉमन है, तो h को बाहर निकाल लिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बन गया यहाँ पे 1 प्लस e स्क्वायर बचेगा, क्योंकि h तो बाहर निकाल लिए, ये बचेगा 2e स्क्वायर, 2e स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो ये 2e स्क्वायर ही रहेगा, डिवाइडेड अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर हो गया प्यारे वाला। ओके, चलो ये इतना आ गया। अब जस्ट इसका एलसीएम लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, तो इसी लाइन में ले लेते हैं एलसीएम सर, ये h की जगह h हो गया, और नीचे ले लेंगे एलसीएम 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, अच्छा एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, ऊपर बच गया। ओके, ई स्क्वायर माइनस में है, 2e स्क्वायर प्लस में है, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दैट विल बी हाउ मच, 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, एंड होल टाइम्स कितना h है, ये h, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो इसे बेसिकली हमें याद रखना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यदि कोई एक बॉल सरफेस के ऊपर गिर गया
और कोलिजन का टाइप यदि दिया है इलास्टिक दिया है तो ई की वैल्यू इसमें 1 पुट कर देंगे। परफेक्टली इन इलास्टिक दिया है तो ई की वैल्यू 0 हो जाएगा, या केवल इन इलास्टिक है तो ई की वैल्यू जो भी दिया है यहाँ पुट करेंगे और हमें निकल जाएगा कि रेस्ट में आने से पहले बॉल को कितना टाइम लगेगा। अब इससे यदि हम बात करें कि इलास्टिक कोलिजन है तो कितना टाइम लगेगा, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जितनी वेलोसिटी से टकराएगा उतनी ही वेलोसिटी से ऊपर उठेगा, यानी जितने हाइट से नीचे आया उतना ही हाइट तक वापस जाएगा। तो रेस्ट में आने की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो वो आएगा उतना हाइट ऊपर जा रहा है उतना ही हाइट ऊपर जा रहा है, तो हाइट में कोई डिक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, तो रेस्ट में आएगा ही नहीं। और वो चीज़ यहाँ हमें दिख भी रहा है कि टोटल डिस्टेंस यदि ई की वैल्यू 1 रख दिए, ये जो ई है ई की वैल्यू यदि यहाँ पे 1 पुट कर दिए तो नीचे हो जाएगा 1 - 1 और 1 - 1 समथिंग बाई 0 हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी टाइम बहुत ही ज़्यादा लगेगा, वो रेस्ट में आएगा ही नहीं। तो ये जो जनरल फार्मूला निकाला दिस इज कॉल्ड, इसको याद भी रख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द फार्मूला ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट इन कोलिजन विद द ग्राउंड। ओके, ये एक क्वेश्चन लिया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द टोटल टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी टाइम पूछा है। जैसे आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा था कि बॉल को हमने h हाइट से छोड़ दिया तो रेस्ट में आने के पहले कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, उसी तरह से यहाँ पे अभी पूछ रहा है कि टोटल टाइम कितना कवर किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन वही टेक्निक हमें यूज़ करना है। टाइम का पहले फार्मूला देखते हैं। तो यदि हम केवल इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें फ्रॉम पॉइंट लेट अस कंसिडर ए टू बी, तो हम अभी ए टू बी यानी ए से हमने बॉल को छोड़ा और ये बॉल ये यहाँ पे आ गया, सो दिस इज द लोकेशन बी। तो ए से बी में यदि बॉल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं तो टाइम का फॉर्मूला क्या आता है वो देखते हैं। तो फ्रॉम ए टू बी लिख रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, चलिए तो फ्रॉम ए टू बी मूव किए। ओके सर, तो ए टू बी में जहाँ से हमने छोड़ा वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना था, 0 था। ओके, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हुआ, तो टाइम लग गया t। ओके, उसी तरह से दूसरी बार जब ये ऊपर उठा h1 हाइट तक टाइम लगा t1 और फिर h1 हाइट नीचे आया, जितना ऊपर उठा उतना ही नीचे आएगा, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम होगा। तो ऊपर उठने में टाइम t1 लगा तो नीचे आने में भी टाइम t1 ही लगेगा सर। ओके, उसी तरह h2 हाइट ऊपर उठा तो टाइम लग गया t2, नीचे आने में भी टाइम t2 लगेगा। उसी तरह h3 हाइट में t3 t4 ऐसे टाइम चलते जाएगा। बट अभी के लिए हम निकाल रहे हैं रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम। तो इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ए से बी गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नीचे हुआ, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को h ना लिख करके -h लिख दिए। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा। ओके, और इधर क्या मिलेगा, हाफ हाफ एक्सेलरेशन, -g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ होता है, और टाइम हमें निकालना है, टाइम लग गया t स्क्वायर। ओके सर, अब इस फार्मूले से यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें तो टाइम का फार्मूला कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं टाइम का फार्मूला, यह आ जाएगा √2h/g। ओके, तो ये इतना हमने फार्मूला डिराइव किया, इस फार्मूले को जस्ट याद रखना है कि टाइम का फार्मूला क्या होता है, √2h/g, √2h/g। तो इस चीज़ को हम जस्ट साइड में लेके लेते हैं कि टाइम और हाइट में क्या रिलेशन होगा यहाँ पे, √2h/g। तो इन सबको हटा देते हैं, नहीं तो हमारे पास पेज की कमी पड़ जाएगा सर। ओके, तो टाइम का हमने रिलेशन फाइंड कर लिया, t इक्वल टू कितना निकल रहा है, दैट इज √2h/g, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ हाइट। चलो अब लिखते हैं टोटल टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो टोटल टाइम को मान लेते हैं कि टोटल टाइम यहाँ पे t लगा, कैपिटल T इज द टोटल टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा, t कितना होगा, पहले t टाइम नीचे आया, नीचे आने में लग गया t टाइम, फिर t1 ऊपर गया, t1 नीचे आया, तो ये हो गया 2 टाइम्स t1। उसी तरह t2 ऊपर गया, t2 नीचे आया, तो 2 टाइम्स t2, ऐसे ही चलते जाएगा 2 टाइम्स t3, और ये टर्म ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। ओके, अब हमें यहाँ से निकालना है टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का फार्मूला हाइट के टर्म में रिप्लेस करेंगे। तो टोटल टाइम t है सर, t इक्वल टू कितना लिखेंगे, हमारे पास फार्मूला है √2h/g, तो इस फार्मूले को लिख देते हैं √2h/g प्लस 2 टाइम्स,
अब ये T1 की वैल्यू कितना होगा, तो टाइम की जगह T1 आएगा तो यहाँ H1 आ जाएगा, तो लिख देते हैं सर, ये हो जाएगा अंडर रूट 2H1/g, ओके, और फिर +2 अंडर रूट 2H2/g, ये हो गया, ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो H1 और H2 की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करते जा रहे हैं। H1 का फार्मूला क्या होता है, हाइट आफ्टर nth कोलिजन होता है e⁻2n इंटू h, तो H1 के जगह डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये सब आपको अब क्लियर होना चाहिए। H1 का फार्मूला लिख रहे थे, H1 हो जाएगा T⁻2n इंटू h, Hn का फार्मूला होता है ना, Hn इक्वल टू e⁻2n इंटू h, तो इस फार्मूले में n की वैल्यू 1 रख देंगे, ये हो जाएगा e² इंटू h डिवाइड बाई जी, ओके, फिर आ जाएगा +2 टाइम्स अंडर रूट 2h/g, h की वैल्यू हो जाएगा e⁴ इंटू h डिवाइड बाई जी, और ऐसे ये चलते जाएगा। तीसरा टर्म भी लिख सकते हैं, बट ये इस तरह से कंटिन्यू रहेगा, नो प्रॉब्लम सर। चलो अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, फिर वही काम करेंगे, t इक्वल टू पहले टर्म को अभी कुछ नहीं कर रहे, ये हो जाएगा 2h/g, ओके, तो ये हो गया 2h/g। इसके बाद जितने भी टर्म है उसमें से 2 कॉमन ले लिए, और क्या कॉमन होगा सर, अंडर रूट 2 और क्या e² h/g, ये पूरा कॉमन आ जाएगा, सभी में e² कॉमन आएगा, ओके। तो पहला टर्म तो हमने पूरा कॉमन ले लिया तो 1, दूसरे टर्म में यदि देखेंगे तो हमने अंदर से e² लिया है, तो यहाँ पे अंदर में e² बचा रहेगा क्योंकि e⁴ है, तो अंडर रूट ऑफ e² मतलब e आ जाएगा। उसी तरह तीसरे टर्म में यदि देखेंगे तो वहाँ e⁻6 है, उसमें से e² निकालें यानी e⁴ है, तो वो बाहर आएगा तो e² बन जाएगा। तो ये ऐसे चलते जाएगा तीसरे टर्म में अप टू इन्फिनिटी तक, ओके, तो दिस विल गो टिल इन्फिनिटी। अब यहाँ से हमें फिर से एक सीरीज दिख रहा है, GP सीरीज, बट इन दोनों में से पहले हम कॉमन ले लेते हैं, या एक लाइन और लिख देते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2h/g प्लस 2, इसमें से e यदि देखो तो बाहर निकल जाएगा, e² है तो e बाहर निकल गया, ये अंदर में बचेगा 2h/g, डन। अब ये पूरा क्या हो जाएगा, फिर से इनफाइनाइट GP सीरीज है, बट इस बार कॉमन रेशियो यदि देखेंगे तो e/1 यानी e है कॉमन रेशियो, और फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, तो फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो e होता है, तो ये इनफाइनाइट GP सीरीज का समेशन का फिर से फार्मूला लगा दिया। अब दोनों टर्म में से अंडर रूट 2h/g कॉमन ले ले रहे हैं, तो 2h/g कॉमन आ गया। अब क्या बचेगा, पहला टर्म तो पूरा कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पे बचा ये 2e² और इंटू 1 करेंगे, तो 2e² इंटू 1 मतलब कितना, ये होगा 2e डिवाइडेड बाई नीचे हो गया 1 माइनस e, डन सर। अब एलसीएम ले लेते हैं फिर, तो फाइनल लिख रहे हैं यहाँ से t इक्वल टू कितना, अंडर रूट 2h/g, और ब्रैकेट में एलसीएम ले रहे हैं, तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस e, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस e प्लस 2e, ओके। ऊपर फिर से देखेंगे माइनस e प्लस 2e मतलब प्लस आ गया, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा अंडर रूट, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, टोटल टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये आ गया कितना, 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। तो बेसिकली हमारे पास दो फार्मूला मिल गए, टोटल टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट दैट इज अंडर रूट 2h/g 1 प्लस e 1 माइनस e, और इसके पहले हमने डिराइव किया था क्या, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट दैट इज 1 प्लस e² 1 माइनस e², ओके। तो आप इसको एज अ फार्मूला बना के भी लिख सकते हैं, 1 प्लस e² 1 माइनस e², और ये 2h/g के टर्म में। तो ओवरऑल कंक्लूजन यदि देखें तो जो हमने सीखा वो क्या है, टोटल दो फार्मूला निकल गया, टोटल डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ऑब्वियसली किस केस में, कोलिजन विद द ग्राउंड के केस में, इसका फार्मूला आ गया टोटल डिस्टेंस का, दैट इज नथिंग बट 1 प्लस e² डिवाइड बाय 1 माइनस e² होल इनटू जहाँ से बॉल को छोड़े हैं जितनी हाइट से, यानी h हाइट, ओके सर। ये पूरा हो गया कहानी h हाइट। चलो उसके बाद उसी तरह हमने दूसरा फार्मूला डिराइव किया, टोटल टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इस न्यूमेरिकल को बेसिकली एज अ फार्मूला हम याद रख सकते हैं, टोटल टाइम t लिखा था, ये आया अंडर रूट 2h/g, ऊपर आ गया 1 प्लस e डिवाइड बाई 1 माइनस e।
ये दो फार्मूला बेसिकली हमें याद रखना है। तो आई होप ये फार्मूला याद रहेगा आपको। अब मूव करते हैं ऑब्लिक कोलिजन की तरफ। नाउ विल स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन। तो ऑब्लिक कोलिजन में जस्ट हमें बेसिक कहानी समझना है। ऑब्लिक कोलिजन, तो अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो वन डायमेंशनल कोलिजन था। नाउ वी विल फोकस ओवर ऑब्लिक कोलिजन। तो ऑब्लिक कोलिजन की कहानी यदि देखें तो इस केस में क्या होगा, डेफिनेशन क्या था ऑब्लिक कोलिजन का, कि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन और फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों क्या रहेगा, अलग रहेगा। यानी सिचुएशन कुछ यदि हम ऐसा कंसिडर करें कि लेट अस कंसिडर वी हैव अ कैरम बोर्ड। ये कैरम बोर्ड है सर, ओके नो प्रॉब्लम। कैरम बोर्ड ले लिए, कैरम बोर्ड खेले ना आप लोग, ये ओके। और इसके अंदर भी बहुत सारे लाइंस रहते हैं, बट अभी के लिए हम उतना ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। लेट अस कंसिडर दिस इज द इनसाइड लाइन, ये यहाँ से चालू हुआ, ओके कुछ ऐसा ही रहता है ना, जूम कर लो ओके ये ऐसा कैरम बोर्ड रहता है। जस्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कैरम बोर्ड में क्या कर रहे हैं कि हम स्ट्राइकर से हिट करते हैं, जिससे हम मूव करते हैं उसको शायद स्ट्राइकर बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं थोड़ा चैट में बताइएगा मेरे को। ये यहाँ से स्ट्राइकर है हमारे पास, ओके। तो स्ट्राइकर से हिट कर रहे हैं किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को, ओके। लेट अस कंसीडर कि वो जो बॉल है या जिसको हिट कर रहे हैं, क्वीन, मान लो क्वीन को हिट कर रहे हैं, दैट क्वीन इज समवेयर ओवर हियर, ओके। ये यहाँ पे क्वीन है, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, हाँ। तो ये हो गया हमारा कौन, क्वीन। क्वीन रेड कलर में होता है ओके। तो ये क्वीन है, ओके। स्ट्राइकर से हिट कर रहे हैं सर। अब जब हिट करेंगे तो आपने देखा होगा कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो एग्जैक्टली सेंटर पे हिट नहीं कर रहे हैं। अभी कहाँ पे हिट कर रहे हैं, ये यहाँ से जाके यहाँ पे हिट किए। आई होप यू कैन सी दैट। कैसे हिट कर रहे हैं सर, सिचुएशन क्या है कि हमने कैरम से इस तरह से हिट किए हैं कि ये यहाँ पे जाके टकराएगा, इस पॉइंट पे जाके टकराएगा। एंड व्हाट इज दैट पॉइंट, वो पॉइंट समवेयर ओवर यहाँ पे टकरा रहा है। तो यहाँ पे यदि टकरा रहा है तो ये इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन को थोड़ा सा यदि एनालाइज करेंगे, इनिशियल यानी बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। तो बिफोर द कोलिजन सिचुएशन क्या रहेगा, वी हैव द टू बॉल, यानी ये हो गया हमारा स्ट्राइकर और क्वीन जो है वो समवेयर ये ऐसे है, ओके। और इसका मोशन का डायरेक्शन, किसका, स्ट्राइकर के मोशन का डायरेक्शन दैट इज इन दिस डायरेक्शन। यानी ये जो स्ट्राइकर है वो इस डायरेक्शन में अभी मूव करना चाह रहा है। वेलोसिटी जो हमने प्रोवाइड किया है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इन दिस डायरेक्शन यू, ओके। बट ये हिट कहाँ पे किया, हिटिंग पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है। दिस इज द हिटिंग पॉइंट, ये हिटिंग पॉइंट। तो आफ्टर द कोलिजन सिचुएशन अब आपको फील आ रहा होगा कि किधर जाएगा। आफ्टर द कोलिजन सिचुएशन क्या होगा, यानी हिट करने के बाद, हिट करने के बाद ये जो है क्वीन दैट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ओके। और ये जो हमारा स्ट्राइकर है वो किधर मूव करेगा सर, दिस स्ट्राइकर विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। और इसका वेलोसिटी ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है और इसका वेलोसिटी v2 है। तो यहाँ पर अब कुछ टर्म को जानते हैं। टर्म क्या है, कई बार बुक में ये सारे टर्म आपको दिखेंगे तो उन सबको देख के डरना नहीं। जस्ट जिस पॉइंट पे हिट किया उस पॉइंट को लेते हुए ऑब्जेक्ट के दोनों सेंटर को ज्वाइन करना है। जिस पॉइंट पे हिट किया ऑब्जेक्ट के, दो ऑब्जेक्ट के सेंटर को जस्ट हमने ज्वाइन कर दिया। सेंटर शायद आपको दिख रहा होगा, पहले ऑब्जेक्ट का सेंटर ये है सर और दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ये। तो दोनों को जब हमने ज्वाइन कर दिया, इस लाइन का नाम है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यानी ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है दिस इज नॉन एज कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं इसको, दिस इज नॉन एज कॉमन नॉर्मल। इस लाइन का नाम है कॉमन नॉर्मल और कुछ बुक में इसको लिखते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये सारे टर्म बता देते हैं, हालांकि उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं अपने कॉमन सेंस से। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट या कॉमन नॉर्मल इस लाइन को बोलते हैं। डन। किस लाइन को, जो ऑब्जेक्ट के दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन है उस लाइन को, ओके। और इसके परपेंडिकुलर यदि हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो जस्ट सी दैट लाइन, ये लाइन जो दिख रहा है आपको, इस लाइन का नाम हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। यानी कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर जो हमने लाइन ड्रॉ किया है
दैट लाइन इज नॉन एज कॉमन टेंजेंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज नॉन एज कॉमन टेंजेंट। ओके, और कॉमन नॉर्मल को कई बार लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी बोलते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, हालांकि हम अभी कुछ सिचुएशन आपको बहुत ही ईजी वे में दिखाएंगे, बट इस तरह के कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए तो इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या होता है, या बेसिक जनरल मेथड क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे बेसिकली हम वही करते हैं जो पहले करते थे। पहले क्या करते थे, हमारे पास 3 सिचुएशन होता था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और फिर डेफिनेशन ऑफ ई। बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम किसी भी सिचुएशन में लगा सकते हैं और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी केवल इलास्टिक में लगाते थे। उसी तरह यहाँ भी सिचुएशन है कि वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ क्या, द काइनेटिक एनर्जी। बट काइनेटिक एनर्जी तभी लगाएंगे जब इलास्टिक कोलिजन होगा। बट यदि इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पॉइंट्स बता रहे हैं, ये नोट डाउन करना है। व्हाट इज द पॉइंट, इस तरह के कोलिजन को सॉल्व करने के लिए या क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑब्लिक कोलिजन को सॉल्व करने के लिए अगेन हमारे पास वही फिनोमेना है, बट हम मोमेंटम को कंजर्व करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यानी वी कैन कंजर्व द मोमेंटम अलोंग द कॉमन नॉर्मल एंड अलोंग द कॉमन टेंजेंट। ओके, दैट इज द सिचुएशन। क्या करते हैं कि इनिशियल मोमेंटम अलोंग द कॉमन नॉर्मल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग द कॉमन नॉर्मल, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई कर सकते हैं किसके अक्रॉस, कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट के अक्रॉस। तो पहला पॉइंट है कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी इनिशियल टोटल मोमेंटम दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। समेशन ऑफ ऑल द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल का मतलब बिफोर द कोलिजन एंड फाइनल का मतलब आफ्टर द कोलिजन। तो ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है। ओके, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, बट डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंजर्व करते हैं। डन। दूसरा सिचुएशन यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ ई लगाते हैं। बट सबसे बड़ी गलती क्या होता है कि डेफिनेशन ऑफ ई जो हम जानते हैं, वी यूज डेफिनेशन ऑफ ई, डेफिनेशन ऑफ ई। ई का जो डेफिनेशन था, यानी फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब ये फॉर्मूला था v2 माइनस v1 डिवाइडेड अपॉन u1 माइनस u2। But this formula we can apply only along line of impact. This is applicable only along line of impact. Line of impact मतलब common normal के तरफ ही ये केवल अप्लाई होता है। जो definition of E है that is not applicable along the common tangent, that is only applicable along the common normal। कहने का मतलब यहाँ पर यदि हम final velocity लिख रहे हैं या फिर इनिशियल वेलोसिटी जो लिख रहे हैं u1, u2, v1, v2, वो वेलोसिटी हमें केवल लेना है किसके तरफ, कॉमन नॉर्मल की तरफ। यानी वेलोसिटी का कंपोनेंट पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कॉमन नॉर्मल की तरफ। जैसे मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी लिखना है, u1 लिखना है, 1 का मतलब स्ट्राइकर और 2 का मतलब अभी क्वीन है, तो u1 लिखना है, u1 जो वेलोसिटी है, तो वो कौन सा वेलोसिटी लेंगे, ये u का कंपोनेंट तो इधर है, तो मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, u का कंपोनेंट जो इधर आ जाएगा कॉमन नॉर्मल की तरफ वो हो जाएगा u cos थीटा। तो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ u1 नॉट u नहीं लिख सकते, u cos थीटा लिखना पड़ेगा। क्यों, वी नीड टू टेक द वेलोसिटी और द डेफिनेशन ऑफ e दैट इज एप्लीकेबल ओनली अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये चीज़ें हम याद रखेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का रिलेटेड टू द ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन इनिशियल और फाइनल क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो इनिशियली ये इधर जा रहा था, आफ्टर द कोलिजन एक उधर जाएगा एक नीचे जाएगा। तो ऐसे हम सिचुएशन को अप्लाई कर लेते हैं। अब इसमें हमें पूछा क्या जाता है, तो हमें पूछा जाता है ऑब्लिक कोलिजन विद द ग्राउंड, ये सिचुएशन हमें पूछा जाता है। सो लेट अस टेक द ऑब्लिक कोलिजन विद द ग्राउंड। वी हैव ऑब्लिक कोलिजन विद द ग्राउंड, with the ground, यानी ग्राउंड के साथ ऑब्लिक कोलिजन का केस हमें बेसिकली पढ़ना है। दैट्स कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन विद द ग्राउंड। ओके, तो ये सिचुएशन हमें पढ़ने है। इसका मतलब क्या है कि अगेन वी हैव अ ग्राउंड, ये ग्राउंड मान लेते हैं सर, दिस इज द ग्राउंड। ओके, और एक बॉल जो है वो ग्राउंड के आके
ऊपर हिट किया। और ये कॉमन सेंस से हम जस्ट वेलोसिटी निकालेंगे, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं, डायरेक्ट हम लॉजिक यूज़ करके बेसिकली कॉमन सेंस से जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको यूज़ करके यहाँ पे हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो सिचुएशन क्या है, देयर इज़ अ बॉल विच इज़ इनिशियली मूविंग इन दिस डायरेक्शन। मतलब हमारे पास एक बॉल है सर, तो एक बॉल ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक बॉल है, ओके। और ये बॉल जो है वो किधर आ रहा है सर, दिस इज इनिशियली मूविंग इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन भी ड्रॉ कर देते हैं। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल दैट इज दिस वन। ये बॉल इस डायरेक्शन में आके ऐसे इंक्लाइंड आके यहाँ पे हिट किया, ओके। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप वेलोसिटी को भी यहाँ पे v वेलोसिटी से मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल दैट इज v। तो ये बॉल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या u वेलोसिटी मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी को u मान लेते हैं, यानी दिस इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u। डन। ये बॉल इधर से आया, इनिशियल वेलोसिटी u से आया, ओके, ऐसे आया। चलो, तो u से आके मूव किया, ग्राउंड के साथ कोलाइड किया, और कोलिजन के बाद ऑब्वियसली ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में फिर मूव करेगा। सो आफ्टर द कोलिजन द बॉल विल मूव समवेयर इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में गया। चलो सर, तो बॉल बना लो आफ्टर द कोलिजन, तो आफ्टर द कोलिजन द बॉल इज समवेयर ओवर हियर, यानी ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है। डन। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करेंगे और हमारे फार्मूले आ जाएंगे। तो वेलोसिटी को ड्रॉ कर लेते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी जो बॉल का है वो इस डायरेक्शन में, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। चलो सर, ये आ गया हमारा फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल। आफ्टर द कोलिजन बॉल इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है यही हमसे पूछा जाएगा। हमसे बेसिकली दो चीज़ें पूछा जाएगा, एक वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर द कोलिजन, यानी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से आया और ऐसे गया, बट उसके साथ साथ हमें एक पैरामीटर गिवन रहेगा, एंगल गिवन रहेगा कि बिफोर और आफ्टर द कोलिजन ये जो एंगल था ये कितना है। यानी ये इस चीज़ को आप लाइट में इस तरह शायद जानते हैं, लाइट में इसको इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी कहानी यहाँ पे पढ़ते थे ना इन केस ऑफ लाइट, यस और नो। तो ये वही सिचुएशन है अभी सर। ओके, थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम यदि नीट एंड क्लीन हो ना तो मज़ा होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। यहाँ पे जो नॉर्मल है ना यही काम करता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट का, यानी दिस लाइन इज बेसिकली लाइन ऑफ इम्पैक्ट, या इसी को कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं। कई बार इसको क्या बोलते हैं सर, कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल क्यों बोलते हैं, कॉमन मतलब ये इनिशियल के साथ भी है और ये फाइनल के साथ भी। ओके, अब एंगल की यदि बात करें तो बिफोर कोलिजन जब ये नॉर्मल के साथ जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, उसी तरह जब ये हिट किया था तो वो थीटा एंगल पे हिट किया। ओके, तो इनिशियल सिचुएशन दिया रहेगा कि एक बॉल आ रहा है, थीटा एंगल पे वर्टिकल के साथ आके हिट किया, याद रखेंगे वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये v वेलोसिटी से मूव किया, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ v, यानी हमें v फाइंड करना है, और साथ ही साथ हमें फाइंड करना है कितने एंगल पे जाएगा। तो मान लेते ये फाई एंगल पे चला गया, सो आफ्टर द कोलिजन इट इज मूविंग विथ एन एंगल फाई, तो हमें फाई पूछेगा कि कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ, और साथ ही साथ रिफ्लेक्शन का वेलोसिटी कितना है, यानी कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितना है, ये दो चीज़ें पूछेगा। हालांकि लाइट में ये दोनों सेम होता है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम होता है, वो यहाँ भी कब सेम आएगा वो भी हम देखेंगे। ओके, तो इस केस में हमें दो चीज़ें निकालना है, वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन और एंगल एट विच इट विल बी रिफ्लेक्टेड। अब इस सिचुएशन को हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे जस्ट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेते हैं और तुरंत हमारा फार्मूला आ जाएगा। कैसे आ जाएगा थोड़ा ध्यान से देखना है। तो u वेलोसिटी से ये नीचे मूव कर रहा था। ओके, तो u का कंपोनेंट दो डायरेक्शन में होगा, एक ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनना है, डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ओके, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। तो u का दो कंपोनेंट, ये वाला जो वेलोसिटी है दैट इज u cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है दैट इज u sin थीटा। आई होप क्लियर है। तो u cos थीटा और u sin थीटा। ओके, डन। अब यहाँ पे किस वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी चेंज होगा, तो वही वेलोसिटी चेंज होगा जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के क्रॉस है, यानी कॉमन नॉर्मल के क्रॉस है। तो ये वेलोसिटी जो u cos थीटा है, ये वेलोसिटी ग्राउंड के साथ आके ऐसे टकराएगा, तो आया u cos थीटा से टकरा के ऊपर जाएगा, टकरा के ऊपर जाएगा। तो
तो यहाँ पे देखेंगे तो u साइन थीटा वो कॉमन टेंजेंट के क्रॉस है, या ऐसे बोल सकते हो वो पैरेलल टू द सरफेस। अब यदि आपसे दो सिचुएशन पूछा जाए कि एक बॉल है, ओके, बॉल ऐसे मूव कर रहा है, ध्यान से देखना, ये बॉल ऐसे आया, सरफेस में हिट किया और वापस ऐसे गया, ओके, ऐसे आया और वापस ऐसे, तो ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है, आया u से तो जाएगा e टाइम्स u से, जो कि हम पढ़ चुके हैं, आया u से तो जाएगा e टाइम्स u से, ओके। बट कौन सा वेलोसिटी चेंज नहीं होगा? जो टेंजेंट के क्रॉस, जैसे मान लो ये वाला वेलोसिटी, ये तो टकरा ही नहीं रहा है, तो ये कभी चेंज होगा सर? कभी चेंज नहीं होगा। यानी ये यदि सरफेस है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो चेंज होता है, और कितना होता है? u से आया तो जाएगा e टाइम्स u से, और जो वेलोसिटी पैरेलल टू द सरफेस है, सरफेस के पैरेलल है, उसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो कहने का मतलब देयर विल बी नो चेंज इन द u साइन थीटा आफ्टर द कोलिजन, बट u cos थीटा बन जाएगा कितना? u cos थीटा से आया तो जाएगा कितने से? e टाइम्स u cos थीटा। तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें भी हमारा दो कंपोनेंट है, एक है वर्टिकल कंपोनेंट, ओके, और एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके। तो ये जो दो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की यदि बात करें, निकालने की बात करें, तो इस कंपोनेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? यानी ये जो दो कंपोनेंट हमने अभी लिखा है, इसको छोटा छोटा वेक्टर में ड्रॉ करते हैं अच्छे से। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके। तो ये दोनों वेलोसिटी कितना होगा? तो वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ऊपर उठना, और हॉरिजॉन्टल मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो आया था u cos थीटा से तो जाएगा e टाइम्स u cos थीटा, यानी फाइनल वेलोसिटी जिससे ये ऊपर उठ रहा है, दिस वेलोसिटी इज हाउ मच? यह है e टाइम्स ऑफ u cos थीटा। सो वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ग्राउंड के साथ वो वेलोसिटी जो 90 डिग्री पे हिट कर रहा है, सो u cos थीटा दैट विल बिकम e टाइम्स u cos थीटा, बट देयर विल बी नो चेंज इन u sin थीटा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल टू द सरफेस है, तो u sin थीटा जो था वो एज इट इज रह जाएगा, तो ये हो जाएगा u sin थीटा, और यहाँ से वेलोसिटी डायरेक्ट हमारा निकल गया। यानी जो फाइनल वेलोसिटी v है वो दो वेलोसिटी का रिजल्टेंट है। कौन सा दो वेलोसिटी? एक है u e टाइम्स u cos थीटा और दूसरा है u sin थीटा। तो टोटल वेलोसिटी यदि हमें निकालना है, हमें तो ये v की वैल्यू निकालना है सर। सो व्हाट विल द टोटल वेलोसिटी? तो डायरेक्ट आप इस डायग्राम से, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितना होगा? v की वैल्यू लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? तो दो वेलोसिटी 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट कैसे आता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेलोसिटी दैट इज e टाइम्स ऑफ, या हॉरिजॉन्टल पहले लिख लेते हैं, तो वो है u साइन थीटा होल स्क्वायर, दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और दूसरा कंपोनेंट है e टाइम्स ऑफ u cos थीटा, इसका स्क्वायर। दो वेक्टर 90 पे हो तो रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये निकल गया हमारा टोटल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। तो ये चीज़ें हमें याद रखना पड़ेगा। टोटल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, यानी किसी ग्राउंड के साथ ऑब्लिक कोलिजन में यदि कोई बॉल टकराया तो बॉल का फाइनल वेलोसिटी कितना होगा जितने से ये ऊपर उठेगा? दैट विल बी अंडर रूट ऑफ u साइन थीटा स्क्वायर प्लस e u cos थीटा, ओके। ये सिचुएशन हो गई। उसी तरह एंगल कितना होगा, यानी अब निकालना है वैल्यू ऑफ फाई। व्हाट इज द एंगल एट विच द बॉल विल राइज, मतलब वर्टिकल नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे जाएगा, यानी फाई की वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत ईजी है। कैसे सर? ये वाला ट्रायंगल देखना है ध्यान से। ये जो टोटल वेलोसिटी है दैट इज नथिंग बट द रिजल्टेंट वेलोसिटी, ओके। तो ये वाला ट्रायंगल को हम इधर साइड में ड्रॉ कर रहे हैं, दिस ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करके यदि ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज द ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल आ रहा है, ओके। अब इस ट्रायंगल में यदि वैल्यू की बात करें तो ये एंगल यदि फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। कहने का मतलब ये एंगल हमारा फाई है, ओके सर। और ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये कितना है? यह है e टाइम्स u cos थीटा, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी ये ऊपर वाला, ये वाला साइड कितना होगा? ये तो नीचे वाले साइड के बराबर होगा, यानी u sin थीटा। तो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज u sin थीटा। तो अब इस ट्रायंगल में यदि थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से अब हम लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं सर? वी कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल फाई। कैसे? इस ट्रायंगल में जाके tan फाई लिखेंगे। तो tan फाई यदि लिखेंगे तो उसको बोलेंगे डायरेक्शन,
डायरेक्शन क्या होगा बेसिकली, बॉल कितने एंगल पे जाएगा, डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे एंगल है। ओके, तो tan phi डायरेक्ट लिख रहे हैं उस ट्रायंगल से। सो tan phi, फाई की वैल्यू निकालना है, एंगल कितने एंगल पे बॉल ऊपर उठेगा। तो जस्ट इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो u sin थीटा ये हो गया हमारा द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है सर, दैट इज e टाइम्स ऑफ u cos थीटा। डन, u से u को कैंसिल कर देंगे, सो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ साइन अपॉन कॉस दैट इज tan थीटा, और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा हमारा e। तो फाइनल फार्मूला क्या आया, tan phi दैट इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन e, सो tan थीटा अपॉन e। और इसी फॉर्मूले को हमें याद रखना है फॉर द डायरेक्शन कि कितने एंगल पे ये बॉल ऊपर उठा। तो tan थीटा यानी फाई की वैल्यू निकालना हो तो tan phi इक्वल टू tan थीटा अपॉन ई। अब इसका स्पेशल केसेस क्या है, इसमें यदि मान लो इन दोनों फार्मूले में हम इलास्टिक कोलिजन का सिचुएशन कंसिडर करें, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक तो क्या होगा, तो इलास्टिक है तो ई की वैल्यू 1 हो जाएगा, और ई की वैल्यू यदि 1 हो गया तो सिचुएशन क्या होगा, ई 1 हो गया तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे तो यू बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इसका मतलब v इक्वल टू यू आ गया, और यही ऑब्वियस होता है कि जितनी वेलोसिटी से टकराया उतनी वेलोसिटी से ऊपर उठेगा, तो कोलिजन इलास्टिक है। और एंगल की भी बात करें तो e की वैल्यू 1 रख देंगे यहाँ पे, तो tan phi इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब क्या, जितने एंगल से आया था उतने ही एंगल पे जाएगा, 30 डिग्री पे हिट किया तो 30 डिग्री पे जाएगा। तो ये सिचुएशन था, सिचुएशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन। यदि इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, v और u सेम होगा, फाई और थीटा क्या होगा, सेम होगा। तो इस चीज़ को आप साइड में इधर लिख सकते हैं कि इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, तो फॉर इलास्टिक कोलिजन यहाँ साइड में लिख देते हैं फॉर इलास्टिक कोलिजन। यदि कोलिजन इलास्टिक है तो क्या होगा ऐसे केस में, जो फाइनल वेलोसिटी है v दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ फाई जो है वो थीटा के बराबर है। ऑब्वियसली द डायरेक्शन इज चेंजिंग, बट यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी जितने से हिट किया था उतने ही से ही ऊपर उठेगा, और जितने एंगल पे आया था उतने ही एंगल पे ऊपर जाएगा। ध्यान ये रखना है कि जो एंगल ले रहे हैं दैट इज विद द नॉर्मल, यानी लाइट के जैसा ही है। तो आपसे यदि आपसे पूछा जाए लाइट में कैसा कोलिजन होता है, तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, इसका मतलब लाइट में इलास्टिक कोलिजन है। तो आई होप ये इलास्टिक कोलिजन की पूरी कहानी, ऑब्लिक कोलिजन की पूरी कहानी आपको क्लियर होगा। ये जनरल सिचुएशन है, बट ऑब्वियसली वी शुड थिंक समथिंग मोर अबाउट दिस। इसके बारे में यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे रिलेटेड टू द कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट सिचुएशन में, हमने जो लिया वो लिया स्पेशल केस। और स्पेशल केस क्या था, कोलिजन विद द ग्राउंड, जहाँ पे ग्राउंड क्या है, रेस्ट में है। बट यदि दोनों ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और ऑब्लिक कोलिजन हो, दैट इज द सिचुएशन समथिंग लाइक दिस। ये सिचुएशन है जिसे आप कैरम के केस में बोल सकते हैं, उस केस में ऑब्लिक कोलिजन होता है। ओके, तो यहाँ पे इन सिचुएशन को थोड़ा जानने के लिए आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज के लिए यहीं पे इतना रुकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।